गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये जितने सारे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होने वाला है ही, ठीक है। एंड साथ में आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो। एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट होते हैं वो केवल आपको यहीं पे मिलते हैं। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। उसमें चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो जो आपका विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, ठीक है। और अगर मान लो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको उष्मीय न दिया जाए और उष्मीय न देकर अगर आपको कहीं दे दिया जाए तापीय, ठीक है, तो आपको टिक करना है भैया तापीय प्रभाव पे काम करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दूसरा नंबर की डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो आपका एक डिवाइस होता है जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित धारा पर, या फिर धारा के उष्मीय प्रभाव पर, या फिर इनमें से सभी। तो जो आपका डायनेमो होता है वो तुम्हारा काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने थर्ड नंबर कि विद्युत बल्ब में जो गैसें भरी होती है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें किस प्रकार की गैस भरी होती है। निर्वात रहता है, आई मीन कुछ नहीं रहता है, या फिर एयर रहता है, वायु रहता है, या फिर निष्क्रिय गैस भरी होती है, या फिर हाइड्रोजन गैस होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो आपका विद्युत बल्ब होता है, उसके अंदर भैया भरा रहता है आपका निष्क्रिय गैस। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया फोर नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लो फटाक से, नहीं करा तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। तो आइए इस वीडियो को शुरू शुरू नहीं मतलब स्टार्ट तो हमने कर दिया है, ठीक है। बाकी फोर नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। विद्युत, अबे यार चुंबकीय लिखा हुआ है, हाँ ठीक है कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ठीक है। वेबर, टेस्ला, फेराडे या फिर इनमें से सभी। तो अगर मैं आप सभी को बोलूं कि फेराड किस चीज का मात्रक होता है, तो बोलोगे भैया फेराड तो होता है कैपेसिटेंस का मात्रक, आई मीन कि विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो तुम्हारा फेराड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबे यार ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। अभी टेस्ला, टेस्ला तुम्हारा होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। जो तुम्हारा टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात कर ली जाए वेबर की, तो वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक दिन ऐसा यूनिट के ऊपर जितने सारे भी क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसा यूनिट के ऊपर जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, वो सारे के सारे क्लियर करा दूँ एक सेशन में, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ वैसा, बाकी करता हूँ बहुत जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। अब भैया इसका जवाब मैं नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो भैया वेबर होता है वो आपका होता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक। टेस्ला की बात कर लीजिए, टेस्ला अभी मैंने जस्ट बताया ना, कैसे बोल रहे हो यार, मैं बहुत पहले बताया, अभी जस्ट बताया है। टेस्ला क्या होता है, टेस्ला तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है। ओम, ओम किस चीज का मात्रक होता है जी, ओम 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 नमः शिवाय बोल के बता दो, ओम किस चीज का मात्रक होता है। ओम तुम्हारा मात्रक होता है रेसिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 नंबर कि किसी चुंबक के दो ध्रुव, ठीक है, दो ध्रुव होते हैं किसी भी चुंबक के, पहला तुम्हारा होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है ना वो क्या कहलाती है। चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष या फिर चुंबकीय दिशा। तो चुंबक के अंदर जो दो पोल होते हैं, जो आपके दो ध्रुव होते हैं, जो कि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग चुंबकीय लंबाई कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। यानी कि वायु के अंदर, एयर के अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है। क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अगर मान लो किसी भी आयरन को, ठीक है, किसी भी लोहा को आप क्या करते हो भैया, एयर में रखोगे, वो किसी चीज से संपर्क में होगा, वायु के कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज आपका वायु में जो मैग्नेटिक प्रवृत्ति होती है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो शून्य होती है, ठीक है, तो उसके संपर्क में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में किसका तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है। रेडियो तरंग, एक्स तरंग, पराबैंगनी या फिर अवरक्त। तो अगर बात कर ली जाए तरंग दैर्घ्य का, ठीक है, वेवलेंथ का अगर बात कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा रेडियो तरंग का। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। अब इसका जवाब मैं बताऊंगा लेकिन लेट से बताऊंगा, पहले आप बताओ कि विस्थापन धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो धारा का एसआई मात्रक तुम्हारा एम्पियर होता है, ठीक है, धारा का एसआई मात्रक तुम्हारा एम्पियर होता है। लेकिन अगर वही बात कर ली जाए विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा भी आपका एक प्रकार का धारा ही है, ठीक है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट करेंट एक प्रकार का आपका करंट ही है, तो इसका भी एसआई यूनिट आपका एम्पियर ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 10 नंबर कि प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित है, यानी कि जो आपका प्रकाशिक तंतु होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। वो सिद्धांत क्या है, वो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे तुम्हारा प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 11 नंबर की तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखो भैया अपोजिट रिलेशन होता है अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच। अगर तुम क्या करोगे, तरंग दैर्ध्य को अगर तुम बढ़ाओगे तो आपका अपवर्तनांक भैया घटेगा, लेकिन वही तरंग दैर्ध्य को तुम घटाओगे तो आपका अपवर्तनांक बढ़ेगा। तो समझ गया ना, उल्टा रिलेशन होता है दोनों के बीच में। तो तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक क्या होगा, जब आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा ना भैया तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी क्या बोल लो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि निम्नलिखित में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगर बात कर ली जाए सबसे ज्यादा का, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा होता है रेड का, रेड मतलब समझ रहे हो ना, लाल लाल होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही बात कर ले सबसे कम तरंग दैर्ध्य, वो तुम्हारा होता है बैगनी रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। जो आपका लेंस का शक्ति होता है, पावर ऑफ लेंस होता है, उसका अगर मात्रक की बात कर ली जाए वो आपका होता है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बात कर रहा है भैया। कोई भी सामान्य आंख है, ठीक है, उसके लिए जो स्पष्ट दिखने का जो क्षमता होता है वो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर की, यानी कि 25 सेमी की, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 15 नंबर कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात कर ली जाए भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो उसका होता है आपका वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात कर ली जाए भैया ओम मीटर की, ओम मीटर तुम्हारा होता है रेसिस्टिविटी का, यानी कि प्रतिरोधकता का, ठीक है, ये तुम्हारा होता है प्रतिरोधकता का, ठीक है। अगर वही बात कर ली जाए विद्युत फ्लक्स की जगह अगर आपका रहता चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स रहता विद्युत फ्लक्स की जगह, तो इसका हो जाता तुम्हारा वेबर। समझ रहे हो ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लो, फटाक से कमेंट कर दो एक अच्छा सा कि हाँ भैया आपका कंटेंट मुझे पसंद आता है, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करना। बाकी अभी क्लास अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग, अभी जाने नहीं वाले कहीं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप सभी को फंसाऊंगा, और फंसाऊंगा इन द सेंस कि देखना आप सस्पेंस में होने वाले हो, अभी जाने वाले हो। तो पानी का जो तुम्हारा परावैद्युतांक स्थिरांक होता है वो तुम्हारा होता है 80, और इन द केस कहीं कहीं आपका 81 भी होता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 नंबर कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस कोण पर काटती है। 90, 45, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे काटती है ना। अगर तुम्हारे पास दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो 30 डिग्री पे काटती है ना। वो कूफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी काटती ही नहीं है। अब क्यों नहीं काटती भैया, इसका जवाब दो, मैंने दे रखा बहुत सारे वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो तुम विद्युत क्षेत्र के दो रेखाओं को अगर तुम काटना चाहते हो, तो जो तुम्हारा स्पर्श रेखा होगा, इस पॉइंट से होकर जो तुम्हारा स्पर्श रेखा जाएगा, वो तुम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से। जो आपका कटान बिंदु है वहां से तुम क्या कर सकते हो, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, इस तरीके से स्पर्श रेखाएं, जो कि आपका इम्पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल इन द सेंस कि जो आपका कटान बिंदु है वहां से तुम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी एक ही पॉइंट से, और एक ही पॉइंट से विद्युत क्षेत्र की दो दिशा का प्रदर्शित होना, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये तुम्हारा इम्पॉसिबल है, बस यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि जो तुम्हारा अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, जो तुम्हारा अस्थिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो तुम्हारा संरक्षी होता है। अबे भैया क्या हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि डीवाई किस चीज का मात्रक होता है, ठीक है। डीवाई किस चीज का मात्रक होता है, आवेश का होता है भैया कूलम्ब, ठीक है। कोई नहीं को तो हटा ही दो।
विभव, विभव का होता है वोल्ट, बचा तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक तुम्हारा डिवाई होगा। अब भैया बोलोगे कि भैया अगर मैं बात कर ली जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला का, तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर में 2QL, ठीक है। P बराबर में 2QL तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से अगर मैं ऐसा यूनिट की बात कर लूँ, ये तो 2 कांस्टेंट है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। Q तुम्हारा चार्ज है, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम। L तुम्हारा लंबाई है, इसका हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। तो भैया इसका मात्रक तो कूलम इंटू मीटर आ रहा है, और जो तुम्हारे यही कूलम इंटू मीटर है ना, यही बराबर होता है डिवाई के, यानी कि कूलम इंटू मीटर बोलो या फिर डिवाई बोलो, बात एक ही होने वाला है। तो विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही यूनिट तुम्हारा होता है डिवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, यानी कि निम्नलिखित में कौन वेक्टर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सभी को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इनमें से सभी। तो जो तुम्हारा सदिश राशि की अगर बात कर ली जाए, तो जो तुम्हारा विद्युत तीव्रता होता है वो तुम्हारा सदिश राशि है, बाकी सारे के सारे स्केलर है। 21 नंबर की जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड या फिर वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, यानी कि बोल सकते हो कि जब किसी भी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखो जब भी किसी वस्तु पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ है कि एक किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। यानी कि देखो कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, सिंपल सा बात है कि एक मिनट रुकना, अगर कोई भी वस्तु है अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो सिंपल सा बात है कि इससे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और इलेक्ट्रॉन की कमी इन द सेंस कि इसका द्रव्यमान घट गया, ठीक है। लेकिन वही अगर बात कर ली जाए, कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है भैया, ग्रहण कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कह सकते हो कि इसका भैया जो मास है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो वही केस होता है भैया ऋण आवेशित के साथ। अगर कोई वस्तु तुम्हारा ऋण आवेशित है, निगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, यानी कि इसका मास भी बढ़ेगा। तो जब कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो इसका मास क्या होता है, बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की मॉड्यूलन के द्वारा होने वाली उल्टी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ परासरण, जो आपका परासरण की क्रिया होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना है विलन चैप्टर में। तो जो तुम्हारा परासरण होता है उसका उल्टा क्रिया को हम लोग उल्टा परासरण बोलते हैं। तो सेम उसी तरीके से मॉड्यूलन आपका एक प्रक्रिया होता है, इसके उल्टा जो क्रिया होता है उसे हम लोग वी मॉड्यूलन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आप सभी के सामने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि टीवी के प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति परास का उपयोग होता है। के लिए अगर बात करी जाए तो एक चीज देखोगे तो भैया 30 से 300, मैं दिखा रहा हूँ 30 से 300, 30 से 300, 30 से 300, 30 से 300, भैया बस डिफरेंट जो है ना वो आपके यहाँ पे एसआई यूनिट्स में है, समझ रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा, टीवी प्रसारण के लिए आपका होता है 30 से 300, एक मिनट, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भैया भूलना मत, इसे याद रखना, MHz। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 24 नंबर की प्रकाशिक तंतु, यानी कि वही चीज है ना भैया ऑप्टिकल फाइबर। अभी मैंने देखा पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो तुम्हारा प्रकाशिक तंतु होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्योन प्रेरण, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक मिनट, यहाँ पे प्रेरण नहीं होना चाहिए था, अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व, समझ रहे हो, अन्योन प्रेरकत्व, क्योंकि प्रेरकत्व में अंतर हो जाएगा ना। फिर देखो मैं बता रहा हूं, अगर तुमसे बात कर ली जाए केवल प्रेरकत्व या फिर अन्योन प्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरकत्व, सबका मात्रक एक ही होता है। जहां पे प्रेरकत्व लग गया तो सबका मात्रक तुम्हारा एक होता है, जो कि तुम्हारा है भैया हेनरी, ठीक है, जो कि तुम्हारा है हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है ओम, लेकिन मुझे पता नहीं कि ओम किस चीज का मात्रक होता है, नहीं पता, मैं बता रहा यार, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक तुम्हारा ओम होता है। और पता नहीं था तुम्हें भैया, अपने आप को एक चमाचा लगाओ तुरंत, क्यों नहीं पता था तुम्हें भैया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10 से पढ़ते आ रहे हो कि रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो जहां गलती कर रहे हो, जो चीज तुम्हें पता है वहां पे अपने आप को एक थप्पड़ लगाओ, बिकॉज क्या होगा, इससे तुम्हारी गलती का एहसास होगा, हाँ भैया मैंने गलती करी, मैंने क्यों नहीं प्रैक्टिस करी सही टाइम से, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस करते रहो, चीजें आपके माइंड में रिकॉल होती जाएगी, ठीक है। टेस्ला का बताओ, टेस्ला छोड़ो, बाद में अगर आपने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैंने पीछे बताया ना, मुझे इसका जवाब चाहिए, टेस्ला किस चीज का मात्रक होता है। टेस्ला किस चीज का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सही मेरे भाई, बस मेहनत करो इसी तरीके से, ठीक है। बाकी कोई नहीं यार, जो हमें टारगेट रखी है 80 का, 85% का, 90% का, वो एक दिन अचीव होगा, ठीक है। फरवरी में एग्जाम होगा, 2-3 महीने नहीं, 1-2 महीना बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारी मेहनत क्या थी, फिजिक्स वाले भैया ने हमें क्या पढ़ाया था सही से, भाई समझ रहे हो। मेहनत करो, सब हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है, हाँ
चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है। भैया यहाँ तो आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो फिर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, कौन है भैया, वेबर है ना, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। तो बोल क्या रहे हो यार, टिक लगाओ, हाँ संतुष्ट हो अपने आप में। अरे भैया मैंने तो बता दिया यार, मेरे को पता था वीवर होता है। अच्छा जी, पता था आपको, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ कि आपका मैं बात पता करता रहूँ, बढ़ो तो ठीक है मैं बढ़ता हूँ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 27 नंबर की, ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। ठीक है, जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है वो कार्य करता है केवल डीसी यानी कि केवल डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पे बात कर ली जाए भैया एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। देखो, डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा डायरेक्ट करंट, ठीक है, और एसी करंट का होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो एसी करंट, घर में कौन सी बिजली आती है आपकी, घर में कौन सी बिजली आती है, मैं बोलूंगा भैया जो आपके घर में है ना, जो तुम चला रहे हो, पंखा, कूलर, बल्ब बल्ब जला रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें चला रहे हो आप, ठीक है, इंडक्शन चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, एसी चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, और भी बहुत सारे मोटर वगैरह, जो भी चीज़ें चला रहे हो घर में, वो सब के सब एसी करंट से चलता है। ठीक है, आपके घर में जो भी करंट आती है वो आती है एसी। अब एसी क्यों आती है, एसी करंट का ये मतलब होता है कि तुम भैया करंट को क्या कर सकते हो ना, करंट की जो फ्लो है उसे तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपके घर में एसी करंट नहीं आता ना, तो तुम क्या होता, तुम पंखे का जो स्पीड है उसे तुम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, कूलर का जो स्पीड है उसे तुम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, एसी का जो तुम्हारा स्पीड है उसे तुम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। समझ रहे हो चीज़ें। लेकिन डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट आपके घर में नहीं आता। ठीक है, डीसी करंट में क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर मान लो करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, जितना स्पीड में उतना ही स्पीड में तुम्हारा फ्लो होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। चलो मैं ग्राफ बना देता हूँ दोनों का, ताकि आप सभी को कुछ आइडिया आ जाए। देखो, एसी करंट का जो तुम्हारा ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, साइनोसोडल वेव फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि तुम्हारा क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरीके से। लेकिन अगर वही बात कर लीजिए भैया डीसी करंट की, तो डीसी करंट का जो तुम्हारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ना भैया कम होता है ना ज़्यादा होता है, जिस स्पीड में चला, जिस स्पीड में करंट का फ्लो हो रहा उसी स्पीड में होते रहता है फिर। समझ रहे हो। बाकी बढ़ते हैं आगे यार। स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। ठीक है, मैंने बोल दिया भैया, प्रेरकत्व की बात करें, स्वप्रेरकत्व की बात करें और न्यून प्रेरकत्व की बात करें, सबका मात्रक एक होता है, जो कि है आपका हेनरी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ओम, ओम, हाँ रेसिस्टेंस का होता है भैया, अभी आपने बोला, हाँ तो बोलो यार, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। वोल्ट विद्युत विभव का, विद्युत विभवांतर का, ठीक है, और विद्युत वाहक बल का भी होता है, अच्छी बातें हैं। चलो कुलम्ब, कुलम्ब भैया आवेश का होता है, चार्ज का होता है, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन 29 की ओर। देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में मौजूद हो तो समविभव क्या होगा। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स नहीं ट्रिक्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है जिससे तुम, ये 3 क्वेश्चन करे जाते हैं। पहला तुम्हारा एक्स अक्ष के अलोंग, ठीक है, एक्स अक्ष के अलोंग, और दूसरा है तुम्हारा वाई अक्ष के डायरेक्शन के अलोंग, तीसरा है तुम्हारा जेड अक्ष के डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपका एक्स अक्ष की दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो जो तुम्हारा सम विभव होगा वो तुम्हारा वाई जेड की दिशा में होगा। क्वेश्चन में अगर आपका भैया वाई डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है, तो जो तुम्हारा सम विभव होगा वो एक्स जेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर अगर आपका जेड दिशा के अलोंग चल रहा है, तो तुम्हारा सम विभव होगा भैया एक्स वाई। तो समझ गया ना, एक्स वाई जेड 3 टर्म है, इसे तुम समझते ही होगे। ठीक है, बाकी अगर क्वेश्चन में एक्स है तो आंसर तुम्हारा वाई जेड, अगर आंसर में भैया क्वेश्चन में वाई है तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा एक्स जेड, क्वेश्चन में अगर जेड है तो आंसर हो जाएगा एक्स वाई। समझ गया ना, तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत भी है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स यानी कि सम विभव इसका हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर, और शायद आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न है हमारा। लेंस का नियम पालन करता है। देखो, जो तुम्हारा लेंस का नियम होता है वो तुम्हारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने 30 क्या करा भैया, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और इन्हें क्लियर कर लेना भैया, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा से नोट कर लेना सही से। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए। एंड हमारा जो फैमिली है, भैया मैं बार बार बोलता हूँ, मैं इसे अपना यूट्यूब चैनल नहीं मानता, इसे एक अपना परिवार मानता हूँ, फैमिली मानता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इन द सेंस कि बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारे मेरी बहन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और काफ़ी कुछ गेन करके जाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो हेल्पफुल होती है हमारी, समझ रहे हो।
तो हमारी फैमिली 850 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा ये 850, 1K, 2K, 10K, 1 लाख, 2 लाख ये अभी बहुत छोटी टारगेट है हमारी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें भैया अचीव करना है 1 मिलियन, 2 मिलियन, अभी बहुत आगे जाना है। एंड हमारे अपने बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए हमें अपने बिहार को भी बहुत आगे ले जाना है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को कमेंट करके बता देना कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है, एंड कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।